हेलो एंड वेलकम टू राहुल सुगन वैल्यू पॉडकास्ट, जिस शो जो आपको कनेक्ट करता है ठीक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के सोर्सेज के साथ। आज जो हमारे साथ हैं वो मेरे पार्टनर और फाउंडर के साथ साथ पीपल बाइट इन्फोटेक की रीढ़ की हड्डी भी हैं। पीपल बाइट इन्फोटेक करता क्या है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे। तो पीपल बाइट इन्फोटेक एक कंप्लायंस की कंपनी है जो आपको हेल्प करता है आपकी कंप्लायंस को पूरा करने में। अब इसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आज उनके साथ मिलने जा रहे हैं श्री पुनीत जाड़वानी जी से। पुनीत ने पिछले 15 सालों से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, एफएसएसएआई, लीगल मेट्रोलॉजी, इन सब की कंप्लायंस के लिए काम किया है। एंड ही इज नोन फॉर डूइंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज करेक्ट इंफॉर्मेशन इन करेक्ट टाइम। तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले वेरियस स्टेट लॉज रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग। सो वेलकम पुनीत, गुड टू कनेक्ट। थैंक यू सर। ये सेशन हमें पहले कर लेना चाहिए था, तो ये सबसे बाद में कर रहे हैं हम। तो आज हम जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग लीगल है? जी बिल्कुल लीगल है। 2000 जैसे कि हमें पता है कि 2016 से पहले इंडिया में कोई लॉ, कोई रूल नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। बट 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी। उसके बाद 17 ऐसी स्टेट्स आई जिन्होंने अपनी स्टेट में गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया। फिर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉज लेके आए और उन्होंने गाइडलाइंस को विड्रॉ किया, क्योंकि गाइडलाइंस एक प्रॉपर लॉ नहीं कहा जा सकता था, कह जा सकती थी। बट जब 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स लागू किए तो वो एक प्रॉपर लॉ की तरह लागू हुआ। और उसको देखते हुए 2025 चल रहा है, जिसमें 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टेट्स में रूल्स को लागू किया है। तो हम कह सकते हैं कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है। पर कई लोग ये कहते हैं कि सर अब सेंटर ने तो लॉ बना दिया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, फिर उसका डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए, पर उसमें कहते हैं कि एक सेक्शन 11 है जो कहता है कि स्टेट्स को अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनानी है। अब जिन स्टेट्स में नहीं है, मान लेते हैं जैसे गुजरात है या बिहार है, तो क्या मैं वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कर सकता हूँ? जी सर, आप वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। देखिए, इसको अंडरस्टैंडिंग को अगर देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो बेसिकली एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर आता है। तो अगर किसी स्टेट ने जैसे सेंटर ने अपने रूल्स में मेंशन किया है कि हर स्टेट को अपनी टेरिटरी में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और मॉनिटरिंग कमेटी लागू करनी पड़ेगी, तो उसमें अगर स्टेट ये अप्लाई नहीं करती है तो सेंटर का रूल वहाँ पे लागू होता है। अब इसमें जो लेकिन अब जैसे एक स्टेट है मध्य प्रदेश है, मान लेते हैं कि अब जैसे मध्य प्रदेश ने कमेटी बना दी है पर उन्होंने रूल्स के साथ कुछ नहीं किया है, तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा? उन्होंने वहाँ पे जैसे कि मध्य प्रदेश ने अभी कमेटी तैयार कर दी है स्टेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए, बट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि स्टेट में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो वो बिजनेस को कैसे मॉनिटर करेंगे। तो अब ये है कि आपको सेंटर के रूल्स के बिहाफ पे अपनी एक डॉक्यूमेंट की फाइल एज अ कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ जमा करने होंगे, ताकि स्टेट में अगर कभी भी कंपनी के ऊपर कुछ इम्प्लीकेशन हो तो वहाँ पे आपके पास एक डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहेगा कि हाँ, आपने अपनी कंप्लायंस पूरी कर रखी है। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई है, तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर एक रहेगा पॉइंट कि अगर कंपनी ठीक काम कर रही है तो मार्केट में कोई गलत इम्प्लीकेशन नहीं जाएगा कंपनी के नाम पे। अब कई जगह रूल्स वर्ड आता है, कई जगह गाइडलाइन आता है। जैसे केरल ने गाइडलाइन लॉन्च कर दिया अपना, कई स्टेट कहते हैं मैं रूल्स बना दिए, कोई कहता है मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है, कोई कहता है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना दिया है। अब एक आम भाषा में इसको कैसे समझाएं लोगों को कि ये तीनों चारों चीजें हैं क्या? देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक ही दायरे के अंदर आती हैं। आप उसको रूल्स बोल लीजिए, अब ये तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स नाम दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। उसके अंडर उन्होंने बोला है कि आपको मॉनिटरिंग कमेटी बनानी है और मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म लागू करना है। तो स्टेट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी उसको बोल सकती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी बोल सकती है। ये आएँगे एक ही दायरे के अंदर। ओके, सो हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, बट वो मतलब एक ही है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को और डायरेक्ट सेलर्स को मॉनिटर करना है। हाँ जी। 2021 की जो रूल्स हैं उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट ऐसा लगता हो कि यार ये पॉइंट क्लियर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लोगों को कि यार रूल्स में ये पॉइंट क्यों दे रखा है या नहीं दे रखा, ऐसे कोई मेन चर्चा का विषय बनता है?
जैसे कई लोग कहते हैं कि ट्रेडमार्क वाली चीज़ क्लियर नहीं होती, या कोई कहता है सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ क्लियर नहीं होती, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको? देखिए, उसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे आपने सब्सक्रिप्शन पॉइंट बोला, अब सब्सक्रिप्शन एक पॉइंट है जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट अगर हम उसको देखें कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे अगर हम आज की डेट में ऐप्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, कि आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उसका जो भी आप उसका कंटेंट है वो देख पाएँगे। इसी तरीके से कई कंपनीज़ इंडिया में तो ऐसा एग्ज़ाम्पल कम है, बट अगर हम बाहर के देशों में देखें तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स चलते हैं, जहाँ पे आप एक कंपनी में मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, उनका प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस करने के लिए। फिर उसमें जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस वो बेच रहे हैं, आप वो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो लेकिन आपको वो लेने के लिए भी पहले मंथली सब्सक्रिप्शन कंपनी को पे करना पड़ेगा, जिसके ऊपर वो आगे कॉम्पेंसेशन भी रन करते हैं। तो इस तरीके का मॉड्यूल इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। तो ये थोड़ा-सा और डिटेल में आपको लगता है कि मतलब या तो क्लियर हो जाना चाहिए या लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट के बारे में है क्वेश्चन, कि ट्रेडमार्क का होना चाहिए, ओनर, होल्डर, लाइसेंसी, इसके बारे में क्या कहना है? इसमें रूल्स जो हैं क्लियरली डिफाइन करते हैं कि वही प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपनी कंपनी के थ्रू बेच सकते हैं, जिसका या तो ट्रेडमार्क आपकी कंपनी के नाम पे हो, या आप लाइसेंसी या होल्डर हो। अगर लाइसेंसी और होल्डर में बेसिकली होता है कि जो भी ब्रांड ओनर हैं, उनसे आपको एक एग्रीमेंट करना होता है लाइसेंसी ट्रेडमार्क का, जिसके बेस पे आपको वो एक अप्रूवल देते हैं कि आप ये जो ट्रेडमार्क है, आप डायरेक्ट सेलिंग में बेच सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बिना वो आप बेच नहीं पाएँगे। तो तीनों शब्द जो हैं, ओनर, होल्डर, लाइसेंसी, मतलब एक जैसा ही शब्द है? ट्रेडमार्क ओनर हो गया कि ट्रेडमार्क आपके नाम पे है, लाइसेंसी होल्डर हो गया कि आपको जिसका ट्रेडमार्क है उससे आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक और कन्फ्यूजन आता है कि 18 साल या 21 साल, अब कौन-सा एज का कॉन्ट्रैक्ट करना है? कोई कहता है कि 18 करना है, कोई कहता है 21 करना है। सर देखिए, इंडिया में अगर लीगल मैच्योरिटी एज देखी जाए तो वो लॉ के हिसाब से 18 साल लागू करी गई है। बट जब 2016 के जब सेंटर ने 2016 में गाइडलाइंस निकाली थी, और उसके बाद जो स्टेट्स ने जब अपनी गाइडलाइंस निकालनी थी, उसमें महाराष्ट्र स्टेट ने इस चीज़ को क्लियर किया था कि उनकी स्टेट में अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, तो उसकी जो मिनिमम एज उन्होंने रखी थी वो 21 साल रखी थी। बट अभी इसके ऊपर एक कन्फ्यूजन है, हमने भी इसका एक लीगल ओपिनियन लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है कि सेंटर ने जब अपने 2021 में रूल्स निकाले, तो उन्होंने 2022 में जो गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी, उनको विथड्रॉ किया था। बट अभी सेंटर ने अपनी गाइडलाइंस विथड्रॉ करी, लेकिन स्टेट ने अभी तक अपनी गाइडलाइन विथड्रॉ नहीं करी है। तो जब तक वो विथड्रॉ नहीं होती, तब तक वो स्टेट में वो कानून लागू है। बट अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है वो हम भी अभी वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें महाराष्ट्र में 21 साल वाले पॉइंट को देख के चलना। कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं स्टेट की पुनीत। तो अब मिजोरम का सबसे लास्ट स्टेट है, लेटेस्ट Latest। कहना चाहिए, कि जिन्होंने रूल्स अपने मॉनिटरिंग कमेटी निकाली है और अपने रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए गैजेट निकाला है। ये मेरे पास सामने ही है मिजोरम का गैजेट। इस मिजोरम के गैजेट में क्या चीज़ है जो डिफरेंट है बाकी सबके इंफॉर्मेशन से, बाकी जो जो निकलते आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स? देखिए, इसमें मेजर जो चीज़ है जो मिज़ोरम स्टेट ने अभी दी है, एक तो उन्होंने दिया है कि आपको 10,000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है जब आप वहाँ पे कंप्लायंस जमा करवा रहे हैं। वो भी उन्होंने तीनों फॉर्म में एक्सेप्ट किया है कि आइदर आप फिज़िकल फॉर्म में वहाँ जाके जमा करवा सकते हैं, चाहे आप पोस्ट या कुरियर के थ्रू फाइल जमा करवा दें, या ऑनलाइन सबमिशन। बट ऑनलाइन सबमिशन का अभी प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। तो जैसे ही ऑनलाइन सबमिशन चालू होगा, तो ये एक प्रोसेस बन जाएगा कि आप ऑनलाइन भी फाइल अपने कंप्लायंस डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब साथ में ये है कि उन्होंने एक आपको 10,000 रुपए की एनरोलमेंट फ़ीस बोली है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे बोला है। आपको उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बना के वहाँ पे जमा करवाना है। विदिन 15 डेज़ उन्होंने ये दिया है कि विदिन 15 डेज़ वो जब आपकी फ़ाइल जाएगी, तो विदिन 15 डेज़ वो उस फ़ाइल को एक्नॉलेज करेंगे, और विदिन 30 डेज़ अप्रूवल का उन्होंने निर्देश दिया है कि हम विदिन 30 डेज़ फ़ाइल को अप्रूव कर देंगे। बाय चांस मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है, मॉनिटरिंग कमेटी विदिन 30 डेज़ उसको अप्रूव नहीं करती है, तो वहाँ पे वो डीम्ड हो जाएगा कि कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और उसमें उन्होंने ये भी दिया है कि विदिन 30 डेज़ वो इसका सर्टिफिकेट भी इश्यू करेंगे, और अगर वो 30 डेज़ में अप्रूवल भी नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर ये है कि वो 30 डेज़ में आपको इसका सर्टिफिकेट भी इश्यू करके देंगे।
तो आपका कहने का मतलब है कि 30 डेज में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा कंपनीज को, जो आई थिंक ये इंडिया में कहीं और है किसी और स्टेट में। विद इन 30 डेज अभी कहीं नहीं है, अगर रूल में यहाँ पे मेंशन किया गया तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड है। अच्छा, तो बाकी स्टेट्स क्या देती हैं अभी, जैसे केरल, तमिलनाडु? इससे पहले मिजोरम से पहले केरला ने रजिस्ट्रेशन फीस के लिए अपने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में मेंशन किया था कि आपको 10,000 एज रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। वंस आपका अप्रूवल होता है तो आपको 1 लाख रुपए वहाँ पे जमा करवाने हैं। बट उन्होंने टाइम अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि वो टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेट ऑफ कंपनीज जिन्होंने अपने कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो अभी तक उस पे ऑडिट प्रोसेस वगैरह भी चालू नहीं हुआ है, तो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो प्रोसेस वहाँ पे भी कब से चालू होगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल नॉट जनरेट और ट्रेड एनी टाइप ऑफ वर्चुअल और डिजिटल करेंसी। सो इसका क्या मतलब हुआ, क्रिप्टो बैन है मिजोरम में? जी, अगर देखें तो केरला फर्स्ट ऑफ द स्टेट थी जिसने ये चीज़ मेंशन करी थी कि अगर आपको केरला स्टेट में काम करना है तो आपको क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में अगर आप डील कर रहे हैं तो आप काम नहीं कर सकते। नाउ मिजोरम हैज़ आल्सो कम अप विद दिस पॉइंट कि आप वर्चुअल करेंसीज या क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, ना इसमें एक क्वेश्चन है, जो पॉइंट है जो बड़ा आ रहा है आज की डेट में, डायरेक्ट सेलिंग टुडे जो मैगजीन पे आ रहा है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस विद द सेम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ और परमिट डायरेक्ट सेलर्स टू हैव मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस विद द सेम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? जनरली क्या डायरेक्ट सेलर एक रजिस्ट्रेशन नहीं करता, क्या मल्टीपल करेगा? सर, हमने जितना हम कंपनीज को कंसल्ट करते हैं या कर चुके हैं अब तक, तो उसमें हमने देखा है कि कंपनीज इस प्रैक्टिस में है कि कंपनीज एक पैन कार्ड पे मल्टीपल आईडीज सिस्टम में इशू करती हैं अपने। तो हाँ, ये चीज़ मिज़ोरम ने क्लियरली डिफाइन कर दी है कि आपको अपनी कंपनी में मल्टीपल आईडीज इशू नहीं करनी है। पर इसका एक और भी तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक पैन कार्ड एक आईडी है या एक पैन कार्ड मल्टीपल आईडी करते हैं, बट कई लोग एक आईडी पे 2-3 बिजनेस सेंटर दे देते हैं। तो अब ये कैसे काउंट होगा? वो जैसे एक आईडी लग गया और उन्होंने और बिजनेस सेंटर दे दिया, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको नॉन कंप्लायंस में भी देखा जा सकता है? सर, बिजनेस सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी इंडियन कंपनीज में तो नहीं है, फॉरेन कंपनीज में ज़्यादा चलता है। तो इंडियन कंपनीज में अभी तक हमने देखा नहीं है कि कहीं पे किसी में मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स इशू हो रहे हों। ओके, सो मतलब अभी ये मान के चलें कि क्लैरिटी चाहिए होगी कि बिजनेस मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स में क्या हो सकता है। हाँ, ओके। और उसके ऊपर क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि अगर कंपनी कोई मल्टीपल बिजनेस सेंटर दे रही है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए वो हमें एक बार स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है सेक्शन 5 में सबसेक्शन ई, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल नॉट पब्लिश नॉर प्रमोट मोर देन वन कॉम्पनसेशन प्लान। अब इसका क्या मतलब हुआ? सर, इंडिया में जितनी कंपनीज हैं आज की डेट में, जो नई कंपनीज हैं उनमें कई जगह ये चीज़ हट चुकी है कि कंपनीज दो तरीके के प्लान्स रन करती थी। एक जगह कंपनी जॉइनिंग का प्लान रन करती है और एक जगह रीपरचेज का प्लान रन करती है। तो गवर्नमेंट की नज़र में वो दो तरीके के प्लान हैं, क्योंकि कई कंपनी सिंगल प्लान में ही फर्स्ट परचेज और रीपरचेज काउंट करते हैं। तो इस चीज़ को देखा जाता है कि अगर कंपनी फर्स्ट परचेज के लिए अलग प्लान चला रही है और रीपरचेज के लिए अलग प्लान चला रही है तो वो दो तरीके के प्लान माने जाते हैं। तो ये अब अलाउड नहीं है कि अब आप दो तरीके। हाँ जी, मिजोरम स्टेट फर्स्ट स्टेट है जिसने ये चीज़ मेंशन करी है प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट में कि आप दो तरीके के प्लान रन नहीं कर सकते। तो अब जैसे कोई पॉइंट वैल्यू की बात करें, कोई कहता है कि मेरे जी कुछ प्रोडक्ट में पीवी हैं, कुछ प्रोडक्ट में बीवी हैं, तो वो भी अब दो ही प्लान माने जाएंगे? कई कंपनीज रन करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर पीवी और बीवी दोनों फॉर्मेट्स देती हैं, बट बीवी की कैलकुलेशन अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, पीवी की कैलकुलेशन अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्लान होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर पे ही चलता है। तो वहाँ पे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक ही प्लान है। बट अगर आप ये बोलें कि फर्स्ट परचेज में मैं बीवी यूज़ करूँगा और रीपरचेज में हम पीवी यूज़ करेंगे, तो वो दो तरीके में कंसिडर होगा। तो देखा जाए तो काफ़ी प्रैक्टिकल रूल्स हैं कि इसके अंदर जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं। बाकी सब आपके वो हैं जनरल जो लॉ। और जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है उसी के बेस्ड डॉक्यूमेंट है, बाकी चीज़ें इसमें।
अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा नॉन कंप्लाई करता है, जैसे अब मतलब मान लेते हैं कि उसने अपनी वेबसाइट पे पूरा नहीं रखा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की है, प्लस वो स्टेट पे कंप्लायंस नहीं करता, तो ये नॉन कंप्लायंस क्या होगा? मतलब उसका क्या पेनल्टी हो सकता है? सर देखिए, अभी तक इसमें आपने के 2 क्वेश्चन हैं। एक है कि अगर वो वेबसाइट अपडेट नहीं करता, वेबसाइट अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी सबसे पहले जो वायलेशन आएगी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की, कि आपने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं करी है। इसमें ये है कि अभी देखा गया है कि सीसीपीए एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। इन्होंने कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वेबसाइट ऑडिट करी और उसमें उन्होंने देखा कि कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के कंप्लायंस में वेबसाइट को अपडेट नहीं किया। तो उस केस में उन्होंने उनको वायलेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के उसमें लीगल नोटिसेस भेजे हैं। सो वो लीगल नोटिस जो है कि जब वो वेबसाइट को मतलब पूरा नहीं करते या उनमें इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, तो कितनी कंपनियों को अब तक नोटिस गया है? इसमें अभी तक जो है 17 कंपनीज को नोटिस गया था, जिसमें कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसमें उनको पेनल्टीज भी इशू करी गई हैं। अच्छा, तो यानी दोबारा से ऑडिट हुआ, दोबारा से चीज़ें देखी गई और उनका एक प्रोसेस था कि उन्होंने पहला फर्स्ट एक ऑडिट किया, फर्स्ट ऑडिट में उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कंपनी को नोटिस भेजा। कंपनीज़ ने उनको रिप्लाई किया कि हमने अपनी वेबसाइट ऑडिट कर दी है, बट वो प्रॉपर वे में नहीं थी, क्योंकि किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि क्या चीज़ कैसे देनी है, किस फॉर्मेट में आपको वेबसाइट पे लाइव करना है। तो जब वो उनका वर्चुअल हियरिंग हुई इस नोटिस के बाद, तो उसमें उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी। फिर कंपनीज़ ने अपनी वेबसाइट अपडेट करी, बट उसके बाद उन कंपनीज़ के ऊपर पेनल्टी भी इशू हुई है। तो यानी कि जो नॉन कंप्लायंस है उसके ऊपर आपके पास पेनल्टी है। हाँ जी। और स्टेट पे नॉन कंप्लायंस का क्या सीन होगा? स्टेट कंप्लायंस के लिए अभी तक किसी भी स्टेट ने इस चीज़ को लीगल वायलेशन के उसमें नहीं लिया है। हमने काफ़ी डिपार्टमेंट्स में बात करी कि अगर कंपनीज़ कंप्लायंस नहीं करती हैं तो उसमें क्या इशू है। तो उसमें उनके पास सिर्फ ये है कि अगर वो स्टेट कंप्लायंस नहीं करते हैं स्टेट में, और उनका ऊपर कोई भी इशू आता है या लीगल केस होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कोई डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला ये हो जाएगा कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं करी है, तो स्टेट में भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है कि आपने कंप्लायंस ही नहीं करी है, तो आपको डिपार्टमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो सीसीपीए सिर्फ वेबसाइट कंटेंट देखता है या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, प्रोडक्ट के बारे में, लीगल मेट्रोलॉजी, ये सब? फर्स्ट जो उनकी इंस्पेक्शन रहेगी वो ये रहेगी कि आपको जो वेबसाइट एज पर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स क्लॉज 4 और 5 के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे देनी है वो पूरी है या नहीं है। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में भी जो हमें डॉक्यूमेंट्स क्लॉज एज पर क्लॉज 4 वेबसाइट पे लाइव करने हैं, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ। अगर वहाँ पे भी उनको कुछ इश्यू लगता है तो हाँ, उसमें वो आपको वायलेशन में देखेंगे कि अगर आपका लाइसेंस एज पर लॉ है कि नहीं है, या आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एफएसएसए लाइसेंस है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वो वेरीफाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि फिर जो है तो हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो हम पे लीगल मेट्रोलॉजी या ई कॉमर्स के लॉ क्यों वैलिड होते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी एक पैकेज कमोडिटी रूल है, वो बेसिकली आपकी पैकेजिंग के ऊपर लगता है। अब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर देखें तो वो एक मार्केटिंग कंपनी है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज को देखा जाए, कंपनीज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाती हैं, अपना ब्रांड नेम उस पे लगवाती हैं, मार्केटेड बाय में उनका नाम जाता है। तो एज अ मार्केटिंग कंपनी जो लेबल की जो पैकेजिंग की कंप्लायंस है वो मार्केटिंग कंपनी के ऊपर लागू होती है। तो उस केस में अगर कुछ भी पॉइंट आपकी पैकेजिंग लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वायलेशन में है, तो उसकी पेनल्टी कंपनी के ऊपर आएगी। इसलिए वो देखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर ये इम्प्लीकेट कर रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फिर ई कॉमर्स कंपनियां कैसे होती हैं? ओके, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ई कॉमर्स कैटेगरी में इसलिए आती हैं क्योंकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू मार्केट करती हैं। डायरेक्ट सेलर एक नेटवर्कर है जो मार्केट में जाके प्रोडक्ट को दिखा रहा है, बट फिर भी एज अ कंज्यूमर अगर मैं प्रोडक्ट देखना चाहूँ तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस पे कंपनी की वेबसाइट ही सर्च करूँगा। मैं अपना डिसीजन जो लूँगा वो वेबसाइट देख के ही लूँगा। तो जो जो मेरी परचेज भी हो रही होगी, कई कंपनीज हैं जो आज की डेट में पूरा ई कॉमर्स फॉर्मेट के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो इसलिए कंपनीज के ऊपर ई कॉमर्स का रूल भी लागू होता है। चलो, ये तो था ई कॉमर्स और लीगल मेट्रोलॉजी के। आते हैं केरल के ऊपर।
केरल में क्या क्या पॉइंट हैं जो किसको ध्यान रखना चाहिए काम करते समय वहाँ पे? सिमिलर टू मिजोरम अगर देखें तो केरला में भी केरला रूल्स के अकॉर्डिंग भी कंपनीज को अपनी कंप्लायंस पूरी करनी है। आपको अपना जो नॉर्मल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे प्रॉपर वे में जमा करवाने हैं। रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी है। वंस आपका जब कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स ऑडिट होते हैं तो वहाँ पे एक है कि आपको एक एनरोलमेंट फीस और देनी है 1 लाख रुपए की। तो वो जब आपका ऑडिट कंप्लीट होगा आपको बोला जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल्स हैं, तो आपसे वो 1 लाख रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी है कि अगर आपको स्टेट में काम करना है तो आपको क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं करना है। सेकंड है कि उन्होंने एक सब्सटेंशियल बेनिफिट के ऊपर क्लॉज उठाया है कि आपके इनकम पार्ट में पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन के उसमें एक उन्होंने पॉइंट डाला है सब्सटेंशियल बेनिफिट का, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्रिप्टो वाला पॉइंट है इसमें ना एक पॉइंट लिखा है इन्होंने कि आरबीआई अप्रूव्ड क्रिप्टो। तो क्या आरबीआई एक्चुअल में अप्रूव करती है क्रिप्टो या ऐसा कुछ है एंटिटी या इसकी? आरबीआई ने अभी तक तो कोई अप्रूवल मतलब ऐसा नहीं दिया है क्रिप्टो करेंसीज को, बट अगर कोई गवर्नमेंट अपना कोई टोकन निकाल रही हो या कुछ हो तो वो बेसिकली वो आरबीआई के थ्रू ही अप्रूव हो रहा होगा। तो इसके लिए उन्होंने शायद इस पॉइंट को मेंशन किया है। तो उसको तो लगता है क्लियर करना चाहिए डिपार्टमेंट को इस चीज़ को हम वेरीफाई। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे एफएसएसआई हैं, आयुष के प्रोडक्ट हैं, तो एफएसएसआई के प्रोडक्ट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? सी एज पर मतलब अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के केस में देखें तो कंपनीज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं। हमने कई बार देखा है कंप्लायंस करवाते हुए कंपनीज का कि कंपनीज जो हैं एफएसएसआई के प्रोडक्ट मार्केट कर रही हैं, बट एज पर एफएसएसआई कंप्लायंस आपका लाइसेंस किस कैटेगरी में आना चाहिए कंपनीज को उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो मार्केट में एफएसएसआई कंसल्टेंट से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम किसी से मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं, तो उनको वो ट्रेडिंग कैटेगरी में रजिस्टर करवा देते हैं। या वो जब उनसे उनका टर्नओवर वेरीफाई करवाते हैं तो उसमें वो उनसे कंफर्म करते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है, वो उनका बिलो रेंज आता है तो वो उनका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। एफएसएसआई के अंदर एक आप क्यों भी कह सकते हैं काइंड ऑफ बिजनेस है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर लागू होता है, जिसे रीलेबलर कहते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स तो आपको रीलेबलिंग कैटेगरी में जाना चाहिए एफएसएसआई के। ओके, सो डायरेक्ट सेलर को भी चाहिए और कंपनी को भी एफएसएसआई तो कंपनी को तो केओबी में रीलेबलर की कैटेगरी में जाना है। हाँ, अगर कंपनी एफएसएसआई के प्रोडक्ट्स मार्केट कर रही है तो उस कंपनी में जितने भी नेटवर्कर्स या डायरेक्ट सेलर्स काम कर रहे हैं उनको भी एफएसएसआई लागू है डायरेक्ट सेलर के काइंड ऑफ बिजनेस में। ऐसा कोई लॉ है कि कितना परसेंटेज देना चाहिए कैपिंग पर की कमीशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या कोई डिस्कशन या कोई व्यू पॉइंट होता है इसके ऊपर? सर ये काफ़ी बार हमसे सवाल किए जाते हैं जब नई कंपनीज स्टार्ट हो रही होती हैं, वो पूछती हैं हमसे आगे कि सर हमें प्लान में कैपिंग रखनी चाहिए, हम कितनी रखें? तो उसमें ऐसे ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है कि कितनी कैपिंग होनी चाहिए, बट हाँ डिपार्टमेंट्स में ये क्वेश्चन बहुत बार उठा है कि कोई कंपनी इतनी कैपिंग दे रही है, कोई कंपनी इतनी कैपिंग दे रही है। तो ऑफिशियली इसके ऊपर एक डिस्कशन हुई थी, तो इस पर जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उसमें भी एक सहमति हुई थी कि टोटल टर्नओवर एनुअल टर्नओवर का 50% से ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब इसी डिस्कशन स्टेज पे है। अभी डिस्कशन स्टेज पे है, बट हाँ लीगली कहीं पे भी रिटर्न में अवेलेबल नहीं है ये चीज़। डायरेक्ट सेलर का कोई रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है कि डायरेक्ट सेलर को कहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अपना डेटा देना होगा? ऐसा कोई सिस्टम की डिस्कशन होती है कि सरकार कहीं पे रजिस्टर करेगी कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट सेलर है या नहीं है? नहीं सर, ऐसा अभी भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार की तरफ से जिसमें डायरेक्ट सेलर्स को अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। सो ये था मिजोरम के बारे में, केरल के बारे में और जनरल रूल्स के बारे में। आई थिंक मोर और लेस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बेसिक तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या हमें करना चाहिए। अब एक नेक्स्ट जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो ई कॉमर्स पे चलते हैं। अब एक नया आजकल देखने को मिला है कि ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया काफ़ी हो गई हैं डायरेक्ट सेलिंग के मुकाबले, तो ई कॉमर्स काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स की कंप्लायंस के भी इशू आ रहे हैं, तो सुनने में आता है कि ये नहीं कर सकते, बास्केट स्निकिंग होती है, ड्रिप प्राइसिंग होती है, ये सब क्या टर्म्स हैं? क्या ई कॉमर्स कंपनी को कंप्लाई करना है पहला, और करना है तो किस डिपार्टमेंट में करना होता है? सर देखिए, ई कॉमर्स की कंप्लायंस जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स के से पहले आई थी। तो ई कॉमर्स रूल्स 2020 में लागू किए गए थे, जबकि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में लागू किए गए थे।
2020 से लेके अभी तक हमने देखा है कि ई-कॉमर्स की कंप्लायंस कंपनीज़ ज़्यादातर कंपनीज़ ने नहीं करी है। अब इसमें एक नया पॉइंट आया है 2023 में सेंट्रल कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक डार्क पैटर्न्स नाम करके एक टर्म आइडेंटिफाई करी है जो कि ई-कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें 13 तरीके के डार्क पैटर्न्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपने यूआई में या पूरे प्रोसेस में जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे कस्टमर जो है, एंड कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज होता है परचेज करते हुए या उसको मिसलीड किया जाता है। तो ये इसकी कंप्लायंस के लिए अभी उन्होंने 2025 में एक एडवाइजरी लागू करी है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ये जो 13 डार्क पैटर्न्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है अपनी यूआई में, और अगर कुछ है तो उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन उनको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में देनी है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि वो कंप्लाई करते हैं इन 13 उनके जी, कि उनके प्लेटफॉर्म पे ये 13 डार्क पैटर्न्स इन्वॉल्व नहीं है। तो लीगल मेट्रोलॉजी भी हो गया, फिर उसको उनको यूआई भी देखना है, फिर सब चीज़ें देखनी है। लाइसेंसिंग भी, उनके प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग है, उनका लीगल मेट्रोलॉजी है, और ई-कॉमर्स के जो ये 13 डार्क पैटर्न्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। इन 13 डार्क पैटर्न्स के अलावा लीगल मेट्रोलॉजी की कंप्लायंस है वो आपको पूरी करनी है। आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है, वो उसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपना प्लेटफॉर्म अपडेट रखना है। आजकल एक वो भी चीज़ देखी गई है जो ई-कॉमर्स में, जैसे फिनटेक है, एआई है, या ये डी2सी ब्रांड्स होते हैं, तो क्या ये सब जो सबको माना जाएगा डी2सी में या इसमें ई-कॉमर्स में? जी सर, इन सबको ई-कॉमर्स में माना जाएगा। आप किसी भी तरीके की सर्विस या प्रोडक्ट अगर वेबसाइट ई-कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं, ऐप्स के थ्रू बेच रहे हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स ई-कॉमर्स के अंडर कवर होंगे। ओके, सो पीपलबाइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ-साथ अब ई-कॉमर्स कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा है। जी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। क्या सिचुएशन है एग्रीकल्चर में? बेचना है, नहीं बेचना है? क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में? सर, इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कैटेगरी वाइज़ हम देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में 2 तरीके की कैटेगरी हैं, एक फर्टिलाइज़र कैटेगरी है, एक बायोस्टिमुलेंट कैटेगरी है। बायोस्टिमुलेंट्स भी आते फर्टिलाइज़र्स के अंडर ही हैं, बट उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग तरीके से होती है। अब जो बेसिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो एफसीओ ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप बेच सकते हैं। उसके जो भी स्टेट नॉर्म्स हैं आपको वो पूरे करने हैं, और हर स्टेट में बेचने के लिए आपको एक स्टेट रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके थ्रू आप वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अब बात आती है बायोस्टिमुलेंट्स की। 2021 में बायोस्टिमुलेंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे और उसकी कंप्लायंस लागू करी गई थी। बट उसमें जो प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा था। उसके अकॉर्डिंग आपको जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि वो बायोस्टिमुलेंट्स उनके पास उसका अप्रूवल है। अब वो अप्रूवल लेने के लिए मैन्युफैक्चरर को एक डेटा बना के गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट के उसमें उनका एक फॉर्म लागू होता है, वो फॉर्म उनको मिलेगा। उसमें 3 कैटेगरी के फॉर्म है, G1, G2, G3। तो तब ये G1 और G2 स्टेट्स इश्यू कर रहे थे, G3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रोसेस। G2 तक कंपनीज जाके रुक गई। तो कई कंपनीज को G2 तक मिल गया, फिर G3 मिला, बट उसमें ये कन्फ्यूजन रह गई कि कौन से प्रोडक्ट को मिला, कौन से प्रोडक्ट को नहीं मिला। तो गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं करती। अब दोबारा से उनके ऊपर ये लागू हुआ है कि वो जी फॉर्म को ख़त्म किया गया है और ए फॉर्म लागू किया गया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 145 बायोस्टिमुलेंट अप्रूव किए हैं, जो कंपनीज़ जो है मार्केट कर सकती हैं, अगर वो सेम बायोस्टिमुलेंट बेच रही हैं। ओके, सो अब यानी कि अब क्लैरिटी आ गई है, लेकिन अभी जिसे समझे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जनरली वो कंफ्यूज हैं कि कौन सा लेके जा अभी फिलहाल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ ने बायोस्टिमुलेंट्स की सेल को होल्ड कर दिया है। जैसे-जैसे उनके पास अप्रूवल आते जाएँगे, उनको वो आगे वो सेल कर देंगी। आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज हैं, जो स्टार्ट करती हैं, या जो कंपनी 10 साल 15 साल पूरा कर लेती हैं, वो पीपलबाइट की सर्विसेज क्यों लें? सर, एक तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मैटर करता है कि हम इतने टाइम से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, हम गवर्नमेंट्स के साथ उनके रेगुलेटरी पैनल्स के ऊपर डिस्कशन, जो भी उनके डिस्कशन पैनल होते हैं, उस पे हम अवेलेबल होते हैं और उनके साथ एडवोकेसी में काम करते हैं, पॉलिसी एडवोकेसी में। ओके, सो दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस रिजल्ट्स इन अ बेटर सर्विसेज फॉर द ओके, आई थिंक दोस्तों आज का जो सेशन है, आज हमने 3-4 मुद्दों पे बात की। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के ऊपर, मिजोरम के ऊपर, केरल के ऊपर।
साथ में हमने बात किया कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जिसकी कंप्लायंस अभी बड़ा मेजर इशू बन गया है। अगर आप ई कॉमर्स कंपनी चला रहे हैं, D2C चला रहे हैं, तो अगर आपको कोई रिलायबल पार्टनर की रिक्वायरमेंट है तो आप पुनीत जी से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ई कॉमर्स कंपनी को चारों जगह कंप्लायंस तो नज़र आती है, UI UX के ऊपर, कस्टमर केयर के ऊपर, ग्रीवियांस के ऊपर, लीगल मेट्रोलॉजी जो उसकी पैकेजिंग लाइसेंस है, इन सब पे है। प्लस से आपको देखना है कि आप डार्क पैटर्न्स में किसी तरीके से नहीं आ रहे। और उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन, कि आप डेटा स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिशन कैसे कर रहे हैं। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा स्टोरेज के ऊपर और बाकी स्टेट्स के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, उसमें पुनीत जी के साथ नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम डीप डाइव जाएंगे कि डायरेक्ट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और कंपनी के साथ वेबसाइट में कैसे देखना है। उसमें हम एक रियल टाइम डेमो भी करेंगे कि कंपनी की वेबसाइट को कैसे चेक किया जाता है। पुनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट्स बीन अ प्लेजर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन। श्योर सर।